नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का हमारे DELS क्लासेज में स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 का फिजिक्स पार्ट से चैप्टर नंबर 1 से प्रकाश का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें आप लोगों को पिछले पार्ट में पार्ट नंबर 6 में हमने प्रकाश की किरणों के बारे में हमने आपको बता दिया है कि प्रकाश की किरणें किस प्रकार से चलती हैं और कहीं अगर अवतल दर्पण के सामने या उत्तल दर्पण के सामने कहीं वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब किस स्थान पर बनेगा। तो इस प्रकार से अब अगली टॉपिक आती है संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस क्या होता है, अब इसके बारे में आप लोग देखिए कि संयुग्मी फोकस की डिफिनीशन क्या होगी, और बड़े आसानी से अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से हम बताएंगे कि आप लोगों को याद भी हो जाएंगी डिफिनीशन। तो देखिए इसमें क्या होता है संयुग्मी फोकस, इससे नाम से ही पता लगता है, कॉन्जुगेट मतलब कुछ ना कुछ आपस में मिलान है, संयुग्मित होना मतलब आपस में मिलना, युग्म बनना। तो इसमें क्या होता है कि दो पॉइंट लीजिए, इसी से याद हो जाएगा। तो किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर किसी एक बिंदु पर कोई वस्तु रखी गई है, यदि उसका प्रतिबिंब किसी दूसरी बिंदु पर जाकर बनता है तो इसी को क्या कहा जाता है, संयुग्मी फोकस कहा जाता है। अगर यहाँ पर वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर आकर के बने, एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर अगर जाकर के बनता है तो इसी को क्या कहा जाता है, संयुग्मी फोकस कहा जाता है। तो संयुग्मी फोकस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि किसी दूसरी बिंदु पर जाकर बनता है, दूसरी बिंदु पर बनता है तो इसे संयुग्मी फोकस कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि दूसरी बिंदु पर जाकर बनता है तो इसे क्या कहा जाता है, संयुग्मी फोकस कहा जाता है, कॉन्जुगेट फोकी कहा जाता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों की ये डिफिनीशन याद हो गई होगी। तो इस प्रकार से अब अगली टॉपिक आप लोगों की क्या आती है, रेखीय आवर्धन। अगली डिफिनीशन क्या आती है, रेखीय आवर्धन। तो आप लोग जो है रेखीय आवर्धन के बारे में देखिए कि उसका डिफिनीशन क्या होता है। और रेखीय आवर्धन जो है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन या उत्तल लेंस, अवतल लेंस, चारों को एक ही जगह बता देते हैं और सबको अलग अलग भी बताएंगे। यहाँ पर इसलिए इकट्ठा बता देंगे क्योंकि एक में जो है, एक को याद करने से सारे याद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगली टॉपिक आपकी क्या है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन इसकी इंग्लिश होती है लाइनियर मैग्निफिकेशन, लाइनियर मैग्निफिकेशन, जिसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे जो है स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, या लाइनियर मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। पहली बात हो गई। लाइनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, रेखीय आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, लाइनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई
क्या होता है माइनस में। अवतल दर्पण में क्या होता है, पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझ लीजिए। अवतल दर्पण अगर बाहर की तरफ उभरे हुए भाग पर कलई होता है तो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। यही तो अवतल दर्पण है। सभी पार्ट में अवतल दर्पण, इसमें दर्पण से अभी दर्पण के बारे में ही ज्ञान दिया गया है, आप लोगों को पढ़ाया गया है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरा हुआ भाग जो है पॉलिश किया रहता है। पॉलिश किस चीज का किया रहता है, पारे का या चांदी का या तारपीन के तेल का। तो उसके बाद जो है इसके सामने कोई किरण रखी जाती है, परावर्तक तल के सामने जो है कोई वस्तु रखी जाती है। तो ये इसका पोल होता है, ये कहीं फोकस होगा और फोकस के दूने पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। यानी कि वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का जो गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र बिंदु जो होता है, केंद्र होता है, वही उसका वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो कहीं पर अगर इसके सामने वस्तु रखी जाती है तो क्या होती है, पूछा जाता है आप लोगों से कि अवतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है। अवतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा सा। तो अवतल दर्पण में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरफ जो है अधिकतम क्या होता है, जिस तरफ वस्तुएं रखी जाती हैं, केवल एक स्थिति यही आती है कि जो पीछे की तरफ जाकर के बनता है, कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बैक में बनता है और वस्तु से बड़ा तथा सीधा एवं आभासी बनता है। और बाकी सभी में जो है उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो है हर स्थिति में प्राप्त होता है। इसके बारे में आप लोगों को पिछले ही वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हों तो जाकर के देख लीजिएगा। इसमें अवतल दर्पण की प्रकृति क्या होगी कि यहाँ पर अगर कोई वस्तु मान लीजिए रखी गई है ऐसे, तो ये जो है किरण कैसे चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। समांतर चलती है और वापस जो है रिटर्न होकर के, यानी कि परावर्तित होकर के फोकस से आकर होकर के गुजरती है ये। तो क्या होता है, इसमें एक जगह पर किरणें जो है कहीं पर जाकर के काटती हैं, यानी कि एक जगह पर अगर काटेंगी तब बेटा जब क्या होगा कि एक जगह जाकर के मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है कि किरणें एक जगह पर जाकर के फोकसित होती हैं। तो हमने जो है प्रकाश किरण के पुंज के बारे में पिछले वीडियो में बताया है कि 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। एक होता है समांतर, दूसरा होता है अपसारी तथा तीसरा होता है अभिसारी। समांतर क्या होता है, जिसमें किरणें सीधी लाइन में चलती हैं, ये समांतर हो गया। जिसमें किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई दिखती हैं या प्रदर्शित होती हैं, ये क्या होता है, अपसारी होता है। अभिसारी होता है, अपसारी नहीं सारी, अभिसारी। अगर एक जगह मिलती हुई दिखाई पड़े, यानी कि कलेक्ट होती हुई दिखाई पड़े, इकट्ठी होती हुई दिखाई पड़े एक बिंदु पर, तो क्या होता है, अभिसारी होता है। जिसका इंग्लिश क्या होता है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जन होती हुई दिखाई पड़े, कन्वर्जेंट। दूसरा क्या होता है, अगला तीसरा होता है अपसारी। अपसारी क्या होता है, एक ही बिंदु से जब किरणें फैलती हुई इस प्रकार से दूर जाती हुई प्रदर्शित हों, एक दूसरे से बिखरती हुई प्रदर्शित हों, दिखाई पड़े, तो इसे क्या कहा जाता है, अपसारी कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी यानी कि कन्वर्जन, डाइवर्जेंट। डाइवर्जन माने छितर जाना, दूर हो जाना, डाइवर्जेंट। तो इस प्रकार से जो है अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकृति क्या एक जगह आकर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं। इसे क्या, इसकी प्रकृति तब क्या हो गई, अवतल दर्पण की अभिसारी प्रकृति हो गई। क्या हो गई, अभिसारी प्रकृति हो गई। इसको याद किए रहना, ये बहुत ही पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है, अभिसारी होती है। अगला आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या हो गया, ये
अगर अंदरूनी भाग पर कलई किया जाता है, धसे हुए भाग पर कलई किया जाता है, तो क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण बन जाता है। ये भी किसी कटे का गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो यहाँ इधर कोई वस्तु परावर्तक तल की तरफ रखी जाती है, तो इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सदैव हमने पिछले ही वीडियो में बताया है, सदैव कैसा बनता है? वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी। हमेशा यही एक ही नेचर इसका होता है। कहीं भी वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? पोल और फोकस के बीच में सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो इसको एक ही चीज याद कर लीजिए, पूरा पूरा याद रहेगा, इसीलिए इसका पूछा नहीं जाता है, इसी से पूछा जाता है, अवतल दर्पण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या हो गया? ये किरणें जब यहां से जाती हैं, जाने के उपरांत क्या होता है? आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि इधर जो है माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? अपारदर्शक है। अपारदर्शक माध्यम होने के कारण ये किरणें जो है इधर जो है डाइवर्ट, मतलब इकट्ठा नहीं होती हुई दिखाई पड़ती हैं, दिखती हैं। ये सीधे किरणें इधर की तरफ निकल जाती हैं, दूर होती हुई दिखाई पड़ती हैं, या ऐसा होता है, ऐसे चाहे जहां वस्तु रखी जाए। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? किरणों को जो है फैलाने का काम करती हैं। क्यों? इसकी प्रकृति पर भी देखिए, इसकी प्रकृति क्या है? उभरा हुआ है। उभरे हुए भाग से अगर कोई चीज रिफ्लेक्ट होगा यानी परावर्तित होगा तो इधर उधर वो बिखर जाएगा। तो इस प्रकार से ये दर्पण जो होता है क्या होता है? अपसारी होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? अपसारी होती है। अपसारी प्रकृति होती है। अगर हमें जरूरत होती है दिखाने के लिए कि कैसे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसी तरफ जाकर के बनता है। इसको हमने पहले ही बता दिया है। तो अवतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी होती है, यानी कि कन्वर्जेंट होती है। और उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है? अपसारी होती है। इतना तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। इसको याद कर लेना, क्वेश्चन जो है इस पर बहुत पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है और उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है। तो अवतल दर्पण की अभिसारी तथा उत्तल दर्पण की अपसारी होती है। इस प्रकार से इसके बारे में जानकारी आप लोग रखिएगा। अब अगली पॉइंट क्या आती है? दर्पण है, हमने सब कुछ दर्पण के बारे में बता दिया, तो दर्पण का उपयोग क्या होगा? अगली टॉपिक क्या है? दर्पण का उपयोग। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण के उपयोग। गोलीय दर्पण के उपयोग। गोलीय दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है? इंग्लिश में क्या हो गया? यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर।